आज हम लोग ग्लोब का अध्ययन करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग ग्लोब का अध्ययन करेंगे क्योंकि एग्जाम वाले ग्लोब से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। देखिएगा, ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप है, यानी पृथ्वी का कल्पना करके उसी की तरह उसका एक रूप बनाया गया है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। अगर कोई हमसे पूछे ग्लोब क्या है तो हम कहेंगे ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप है। ऐसे विश्व का ग्लोब सर्वप्रथम मार्टिन बैहम ने बनाया था। ये जो ग्लोब विश्व का है तो विश्व का ग्लोब सर्वप्रथम मार्टिन बैहम ने बनाया था और ये बनाया था 1457 ईस्वी में। ग्लोब में दो तरह की रेखाएं खींची गई है। ये जो पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखाएं खींची गई है इसे कहा जाता है अक्षांश। ग्लोब में पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखाएं खींची गई है, ये सब जो रेखाएं खींची गई है ये सब क्या है? अक्षांश। और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा मिला रही है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है देशांतर। क्या कहा जाता है? देशांतर। तो ग्लोब में दो तरह की रेखाएं खींची गई है, एक अक्षांश और दूसरा देशांतर। पश्चिम से पूरब की ओर है उसे हम अक्षांश कहेंगे और उत्तर से दक्षिण की ओर जो है उसे हम कहेंगे देशांतर। हमारी पृथ्वी गोल है और इसकी जानकारी सर्वप्रथम पाइथागोरस ने दिया था। सबसे पहले पाइथागोरस ने ही बताया था पृथ्वी गोल है। लेकिन एक पृथ्वी का तुलना नारंगी से न्यूटन ने किया था। पृथ्वी का तुलना नारंगी से न्यूटन ने किया था और पृथ्वी का तुलना नाशपाती से जेम्स जीन ने किया था। पृथ्वी का तुलना नाशपाती से जेम्स जीन ने किया था। ऐसे देखिएगा, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और सर्वप्रथम विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च 1970 ईस्वी को यूएसए में मनाया गया था, यानी अमेरिका में मनाया गया था। अब हम पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम विषुवत रेखा के बारे में पढ़ते हैं। विषुवत रेखा एक अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा, सबसे पहले हम विषुवत रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। इस विषुवत रेखा को आप भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा भी इसी को कहा जाता है। ये विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है। कितना डिग्री पे है? 0 डिग्री। तो पहला सवाल कि पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा का दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा। और ये विषुवत रेखा कितना डिग्री पर है? तो ये विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है? 0 डिग्री। कौन सी ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है? तो वो है विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है
और पृथ्वी को दो पार्टों में बांट देती है। ऊपर वाले पार्ट हो गया उत्तर और नीचे वाला पार्ट हो गया दक्षिण। तो इसे कहा गया उत्तरी गोलार्ध और इसे कहा गया दक्षिणी गोलार्ध। इसे कहा गया उत्तरी गोलार्ध और इसे कहा गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ये विषुवत रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट देती है। ये विषुवत रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट देती है, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब देखिएगा ये 0 डिग्री 1 डिग्री इस तरह से बढ़ते जाता है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आता है तो होता है 90 डिग्री। और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये आपका हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और ये नीचे वाले जो 90 डिग्री है उसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। उसे क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी गोलार्ध का लास्ट में जो पॉइंट है, लास्ट में जो एरिया है उसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में जो लास्ट का पॉइंट है उसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। अब क्या है ना कि सूर्य का जब रोशनी विषुवत रेखा पे पड़ती है, सूर्य की रोशनी जब विषुवत रेखा पे पड़ती है तो विषुवत रेखा पे सीधा पड़ती है। सूर्य की रोशनी विषुवत रेखा पे सीधा पड़ती है और ध्रुव पर टेढ़ा पड़ती है। क्योंकि अब थोड़ा यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे अब ये गोलार्ध है, ठीक है, अब ये गोलार्ध है और ये सूर्य है, तो ये विषुवत रेखा है। तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे सीधा पड़ेगा, यहाँ पे इसका दूरी कम होगा। सूर्य की प्रकाश की जो दूरी होगी, ये सूर्य है, सूर्य की प्रकाश की जो दूरी होगी यहाँ पे कम होगी। लेकिन देखिएगा ध्रुव की तरफ जाएगी तो तिरछा हो जाएगी। तो ध्रुव अब विषुवत रेखा पे सूर्य का प्रकाश लंबवत, तो जहां सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा वहां ज्यादा गर्मी, और जहां सूर्य का प्रकाश तिरछा हुआ तो वहां ठंडा होगा। तो विषुवत रेखा पे सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ती है, यही कारण विषुवत रेखा पे गर्मी ज्यादा होता है। यहाँ ये पृथ्वी का सबसे गर्म एरिया है और ये पृथ्वी का सबसे ठंडा एरिया है। तो पृथ्वी पर कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां सबसे अधिक गर्मी पड़ता है? वह है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे अक्सर दिन रात बराबर होती है, 12 घंटा का दिन और 12 घंटे के रात। देखिएगा ये विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। ये विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, जैसे आपका केनिया हो गया, ब्राजील हो गया, इस तरह से बहुत से देश है। तो ये विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें आप केनिया का नाम ले सकते हैं, ब्राजील का नाम ले सकते हैं, इसके साथ साथ और भी ढेर सारे देश हैं। अब विषुवत रेखा की हम आगे की बात करें, अब हम विषुवत रेखा की आगे की बात करें तो देखिएगा ये विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। बहुत बार जगह पूछा गया है, ये विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका महादेश में। तो ये विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है और एक नदी है जिसका नाम है कांगो नदी। एक नदी है जिसका नाम है कांगो नदी। ये कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये भी कांगो नदी अफ्रीका में ही है। ये भी कांगो नदी कहाँ है? अफ्रीका में है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी झील है जिससे विषुवत रेखा होकर गुजरती है, तो वो है विक्टोरिया झील, पड़ता है अफ्रीका में। और कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है कांगो नदी। तो विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूरब की ओर, विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। ये आपका विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के समानांतर जो सब रेखा खींचा गया है वो सब रेखा को कहा जाता है
अक्षांश रेखा। उस रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। तो कभी भी कोई पूछे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब आगे देखिएगा, ये आपका अक्षांश रेखा। आपको बताया गया था कि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तर होता है और नीचे वाला हिस्सा होता है दक्षिण। तो उत्तर वाले हिस्सा को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले हिस्से को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो विषुवत रेखा है ना, वो पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिएगा, ये 0 डिग्री है, तो यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री हुआ, यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री। चाहे इधर से गिने चाहे इधर से गिने, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह यहां भी हो गया 90 डिग्री और 90 डिग्री। ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो बताया जाता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांशों का संख्या 90 है, यानी 1 डिग्री पर 1 अक्षांश, तो 90 डिग्री पर 90 अक्षांश। और दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांशों का संख्या 90 है। तो हमें कुल अक्षांश देखना है, कुल अक्षांश यानी कुल कितने अक्षांश हैं। तो कुल अक्षांश बराबर हम लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध प्लस दक्षिणी गोलार्ध और प्लस विषुवत रेखा, क्योंकि विषुवत रेखा भी एक अक्षांश है, विषुवत रेखा। तो देखिए कुल अक्षांश कितना हुआ। तो उत्तरी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश, विषुवत रेखा की संख्या 1। तो कुल अक्षांश कितना हो गया? 181। ये 181। तो ये विषुवत रेखा को मिलाकर है। तो विषुवत रेखा को मिलाकर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 181। तो देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश है 90, दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांश है 90 और विषुवत रेखा 1। तो कुल अक्षांशों का संख्या 181 हो गया। अब देखिएगा, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन है? तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन है? विषुवत रेखा। आप देख सकते हैं, ऐसे भी बीच वाला बड़ा होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है, लेकिन ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती है। अब देखिएगा, कुल कितने अक्षांशीय वृत्त है, कुल कितने अक्षांशीय वृत्त, अक्षांशीय वृत्त। तो देखिएगा, कुल अक्षांश रेखा पूछे तो 181 होगा, लेकिन अक्षांशीय वृत्त पूछे ना तो 181 - 2 करना पड़ेगा, यानी 179, 179। क्यों हम 179 क्यों लिखे? क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर जो अक्षांश है ना, वो बिंदु के रूप में है, और दक्षिणी ध्रुव पर जो अक्षांश है वो ही बिंदु के रूप में है। तो वृत्त बन नहीं पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में एक ऊपर से घट गया, एक नीचे से घट गया। तो 181 - 2 179। तो आपसे कुल अक्षांशों का संख्या पूछे तो 181 बताना है, लेकिन कुल अक्षांशीय वृत्त पूछे तो आपको बताना है 179। देखिएगा, दो अक्षांशों का बीच का दूरी होता है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों का बीच का दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर। अब सवाल है कहाँ होता है? तो किसी जगह पे माप लीजिए, आप यहाँ पे माप लीजिए, यहाँ पे माप लीजिए, यहाँ पे माप लीजिए, किसी जगह पे मापिए, दो अक्षांश का दूरी 111 किलोमीटर ही होगा। तो ये भी बहुत सा एग्जाम में बहुत एग्जाम पूछा गया है कि दो अक्षांशों का बीच का दूरी कितना होता है? तो दो अक्षांशों का बीच का दूरी 111 किलोमीटर होता है। अब देखिएगा अक्षांश रेखा का कार्य। अक्षांश रेखा क्या कार्य है? तो पृथ्वी का तापमान ज्ञात करना। यह अक्षांश रेखा का कार्य है पृथ्वी का तापमान ज्ञात करना। तो याद रखिएगा, कभी पूछा जाए कि अक्षांश रेखा क्या कार्य है, तो पृथ्वी का तापमान ज्ञात करना। सबसे ज्यादा गर्मी होता है विषुवत रेखा पे और सबसे ज्यादा ठंडा होता है ध्रुव पर। ध्रुव पर तो 6 माह का दिन और 6 माह का
रात होता है। 6 माह का दिन और 6 माह का क्या होता है, रात होता है। ध्यान देगा, देख ये आपका विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया था कि ये पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में क्या है कि एक कर्क रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों 23.5 डिग्री पे है, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। अब उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री की एरिया को ध्रुवीय अक्षांश कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री की एरिया को ध्रुवीय अक्षांश कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री वाले एरिया को ध्रुवीय अक्षांश कहा जाता है। यानी दोनों का एक ही है। तो अगर पूछा जाए कि 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध का हो या चाहे दक्षिणी गोलार्ध का हो, क्या कहा जाता है उसे, तो उसे कहा जाता है ध्रुवीय अक्षांश। अब 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों एरिया को कहा जाता है टोल्ड्रियम यानी शांत पेटी। इस दोनों एरिया को कहा जाता है टोल्ड्रियम यानी शांत पेटी। तो सवाल ये भी उठ सकता है कि ग्लोब में कितना से कितना डिग्री अक्षांश को डोल्ड्रियम या शांत पेटी कहा जाता है, तो 0 डिग्री से 5 डिग्री। और देखिएगा ये आपको कर्क रेखा है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। सॉरी, ये विषुवत रेखा है और ये विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। एक है उत्तरी गोलार्ध, एक है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध 0 से 30 डिग्री और 0 से 30 डिग्री अक्षांश को, यानी उत्तरी गोलार्ध में 0 से 30 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 0 से 30 डिग्री अक्षांश को उष्णकटिबंध कहा जाता है। तभी आपसे पूछा जाए कि उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में 0 से 30 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो उष्णकटिबंध। अब 30 से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांश को अस अक्षांश कहा जाता है। 45 से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 45 से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी 0 से 30 डिग्री उष्ण कटिबंध, 30 से 35 डिग्री अक्षांश और 45 से 66.5 डिग्री शीतोष्ण कटिबंध।